हम अक्सर सुनते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मानसून का जुआ है। मतलब सब कुछ इन बारिश के बूंदों पर टिका है। हाँ, और ये बात काफी हद तक सच भी है। ये देश के लिए एक तरह की जीवन रेखा है। पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये पूरा सिस्टम इतना सटीक कैसे है। हर साल लगभग एक ही समय पर ये हवाएं हजारों किलोमीटर दूर समंदर से उठकर ठीक भारत की तरफ कैसे चली आती हैं, जैसे किसी ने इन्हें न्योता भेजा हो। इसके पीछे की व्यवस्था क्या है? ये सवाल बहुत ही बढ़िया है और इसका जवाब किसी जादू में नहीं, बल्कि पृथ्वी के सबसे शानदार वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में से एक में छिपा है। ये कोई साधारण मौसम की घटना नहीं है। ये एक विशाल महाद्वीपी पैमाने का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो हर साल अपने आप चालू और बंद होता है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम? हाँ, और आज हम इसी विशाल मशीन के पीछे काम करने वाली मुख्य ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे। एक विशाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये सुनने में तो बड़ा मजेदार लग रहा है। तो चलिए इस मशीन के पुर्जे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल, हम इसे 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक अदृश्य हीट बेल्ट जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिसे वैज्ञानिक ITCZ कहते हैं। ITCZ? हाँ। दूसरा, दुनिया की छत यानी तिब्बत का पठार, जो इस सिस्टम के इंजन का काम करता है। और तीसरा, आसमान में बहने वाली तेज हवा की नदियां यानी जेट स्ट्रीम, जो ट्रैफिक पुलिस की तरह मॉनसून का रास्ता तय करती हैं। ठीक है, ITCZ, ये नाम सुनने में काफी भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में ये क्या बला है? हाँ, नाम पर मत जाइए। इसका पूरा नाम है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। पर इसे ऐसे समझिए, ये पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के आसपास एक तरह का मीटिंग पॉइंट है, एक बेल्ट है, जहां उत्तरी गोलार्ध से आने वाली हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं आपस में मिलती हैं। अच्छा, तो जहां दो तरफ से हवाएं आकर टकराएंगी, वहां तो कुछ होगा ही। बिल्कुल। जब ये हवाएं मिलती हैं तो वो एक दूसरे से टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं, और जहां भी हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, वहां हमेशा कम दबाव यानी लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। ओके। अब मानसून का असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये जो बेल्ट है, ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहता। ये सूरज के पीछे पीछे चलता है। सूरज के पीछे पीछे? मतलब जैसे जैसे गर्मियों में सूरज की किरणें सीधी होती जाती हैं, ये बेल्ट भी उत्तर की ओर खिसकता है। एकदम सही पकड़ा आपने। गर्मियों में जब सूरज सीधे कर्क रेखा पर चमकता है, जो भारत के लगभग बीच से गुजरती है, तो जमीन पूरी तरह तपती है। इस गर्मी के कारण ये पूरा ITCZ बेल्ट खिसक कर सीधा उत्तर भारत के गंगा के मैदानों के ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लो प्रेशर वाला मीटिंग पॉइंट पहले भूमध्य रेखा के पास था, वो अब हमारे अपने आंगन में यानी गंगा के मैदानों पर आ गया। हाँ, और इसका नतीजा बहुत शक्तिशाली होता है। जमीन समंदर के मुकाबले बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गर्म होती है। तो जब ये लो प्रेशर बेल्ट भारत की गर्म जमीन पर आता है, तो ये एक बहुत मजबूत थर्मल लो यानी तापीय कम दबाव का क्षेत्र बना देता है। समझ सकती हूँ कि भारत की जमीन पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्लीनर चालू हो गया है, जो अपने चारों ओर की हवा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है। खासकर हिंद महासागर की नमी वाली हवाओं को। वैक्यूम क्लीनर से बेहतर उपमा हो ही नहीं सकती। ये मॉनसून को बुलाने वाला पहला और सबसे बुनियादी निमंत्रण है। ये वो खिंचाव या पुल है जो समुद्र की हवाओं को जमीन की ओर खींचता है। ठीक है, तो ये वैक्यूम क्लीनर वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन भारतीय मॉनसून इतना जबरदस्त होता है, इतनी भारी बारिश लाता है कि मुझे लगता है सिर्फ ITCZ के खिसकने से इतना शक्तिशाली सिस्टम नहीं बन सकता। जरूर कोई और भी ताकत होगी जो इस वैक्यूम क्लीनर को और पावर देती हो। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। इस वैक्यूम क्लीनर को सुपरचार्ज करने के लिए एक बहुत बड़े इंजन की जरूरत होती है, और वो इंजन है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार, वो तो भारत के उत्तर में है। वो मॉनसून को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये मॉनसून की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तिब्बत के पठार की 2 बातें इसे खास बनाती हैं। एक, इसकी विशालता, यह पश्चिमी यूरोप जितना बड़ा है, और दूसरी, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी? ये औसतन समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊंचा है। सोचिए, 5 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर होने का क्या फायदा है? गर्मियों में जब सूरज की तेज किरणें इस पर पड़ती हैं, तो ये अपनी ऊंचाई के कारण एक विशाल हॉट प्लेट या कह लीजिए सोलर पैनल की तरह तपता है। ये अपने आसपास के मैदानी इलाकों से कहीं ज्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा। और जब पठार की सतह इतनी गर्म होती है, तो इसके ठीक ऊपर की हवा भी गर्म होकर बहुत तेजी से ऊपर उठती है। ओह, तो यहाँ एक और लो प्रेशर एरिया बन रहा है। और चूंकि ये पठार पहले से ही बहुत ऊंचा है,
तो ये लो प्रेशर और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। हाँ, ये ITCZ वाले वैक्यूम क्लीनर की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन तिब्बत का पठार सिर्फ इतना ही नहीं करता, वो एक ऐसा काम करता है जो पूरे सिस्टम को बदल कर रख देता है। यहाँ पर मामला और भी दिलचस्प हो रहा है। जो हवा पठार से गर्म होकर तेजी से ऊपर उठी थी, वो वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर रुकती नहीं है। वो ऊपर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और हिंद महासागर के ऊपर से होते हुए अफ्रीका के पास मेडागास्कर द्वीप के नजदीक नीचे उतरना शुरू करती है। 1 मिनट, ये थोड़ा अजीब है। हवा भारत के उत्तर में तिब्बत से उठती है हाँ, और हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में जाकर नीचे उतरती है। ये कैसे होता है? ये वायुमंडल का एक विशाल सर्कुलेशन सेल बन जाता है और भौतिकी का एक सीधा सा नियम है। जहां हवा तेजी से नीचे उतरती है, वहां हमेशा उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है। अच्छा, तो तिब्बत के पठार पर बना लो प्रेशर अप्रत्यक्ष रूप से हिंद महासागर में एक मजबूत हाई प्रेशर जोन बनाने में मदद करता है। ये तो वाकई कमाल है। मतलब तिब्बत भारत में मानसून को खींचने वाली पुल शक्ति को तो मजबूत करता ही है, हाँ, साथ ही वह समंदर की तरफ से हवाओं को धकेलने वाली पुश शक्ति भी पैदा करता है। हाँ। ये तो एक पूरा पुश पुल सिस्टम बन गया। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। ये पुश पुल सिस्टम ही मॉनसून की असली ताकत है। एक तरफ भारत की तपती जमीन हवा को खींच रही है और दूसरी तरफ हिंद महासागर में बना हाई प्रेशर नमी से लदी हवाओं को भारत की ओर धकेल रहा है। चलिए, अब इंजन तैयार है, पुश पुल सिस्टम काम कर रहा है, हवाएं समंदर से भारत की ओर आने के लिए तैयार है, तो क्या अब वो सीधे भारत की ओर चल पड़ती हैं या अभी भी कोई रुकावट है? एक आखिरी रुकावट है और इसे हटाने का काम करती हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। इन्हें आप आसमान में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली तूफानी रफ्तार वाली हवा की नदियां समझ सकते हैं। मॉनसून के लिए हमें 2 जेट स्ट्रीम पर ध्यान देना होगा। पहली है पछवा जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या करती है? सर्दियों में ये पछवा जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण से यानी भारत के ऊपर से बहती है। उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड इसी की देन है। लेकिन मॉनसून के आने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि ये जेट स्ट्रीम अपना रास्ता बदले। ये एक तरह से मॉनसून के रास्ते में पहरेदार बनकर खड़ी है। मतलब जब तक ये पहरेदार रास्ते से नहीं हटेगा, मानसून के लिए नो एंट्री है। हाँ, बिल्कुल, ये एकदम सही उपमा है। जब तक ये जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में है, मानसून भारत में घुस ही नहीं सकता। तो ये हटती कैसे है? गर्मियों में जैसे जैसे तिब्बत का पठार गर्म होता है, उसकी गर्मी इस जेट स्ट्रीम को कमजोर करके उत्तर की ओर धकेल देती है। ये खिसक कर हिमालय के पार चली जाती हैं और जैसे ये हटती है, मानसून के लिए दरवाजा खुल जाता है। वाह! तो एक जेट स्ट्रीम रास्ते से हट गई। आपने कहा था 2 हैं, दूसरी वाली का क्या काम है? दूसरी है पूर्वी जेट स्ट्रीम। ये बड़ी खास है क्योंकि ये सिर्फ गर्मियों में ही बनती है। अच्छा। जैसे ही पछवा जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर खिसकती है, उसकी जगह ये पूर्वी जेट स्ट्रीम ले लेती है। इसका काम है मानसून की मदद करना। ये एक तरह से मानसूनी हवाओं के लिए एस्कॉर्ट का काम करती है, उन्हें पीछे से और ताकत देती है ताकि वे भारत के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सकें। तो एक जेट स्ट्रीम रास्ता रोकती है और दूसरी रास्ता बनाती है। ये तो प्रकृति का अद्भुत तालमेल है। अद्भुत ही है। ठीक है, तो अब सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। भारत की जमीन पर ITZC और तिब्बत के पठार की वजह से एक शक्तिशाली लो प्रेशर यानी खिंचाव है। सही। हिंद महासागर में एक मजबूत हाई प्रेशर यानी धक्का है और रास्ता रोकने वाली पछुआ जेट स्ट्रीम भी हटकर उत्तर जा चुकी है। हाँ। अब मंच पूरी तरह से तैयार है। एकदम। अब दक्षिणी गोलार्ध से भूमध्य रेखा की ओर जो व्यापारिक पवनें आ रही थीं, वे इस शक्तिशाली खिंचाव के कारण भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं। और जैसे ही वे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल लगता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, और ये हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और यही दाईं ओर मुड़ी हुई नमी से भरी हवाएं हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है। सटीक। यही हवाएं अब दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत की ओर बढ़ने लगती हैं। ये हजारों किलोमीटर का सफर समंदर के ऊपर से तय करके आती हैं, इसलिए इनमें नमी का विशाल भंडार होता है। और फिर आता है वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है। मैंने मानसून धमाका या मानसून बर्स्ट के बारे में पढ़ा है। ये क्या होता है? मानसून धमाका उस पहली जोरदार और मूसलाधार बारिश को कहते हैं जब मानसून पहली बार भारत की धरती से टकराता है। अच्छा। ये घटना लगभग 1 जून के आसपास सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर होती है। कई दिनों के शांत मौसम के बाद अचानक काले बादल घिरते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। और भारत में घुसने के बाद ये हवाएं पूरे देश में कैसे फैलती हैं?
भारत के प्रायद्वीप की नोक से टकराकर मानसून दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक शाखा पश्चिमी घाट से टकराती हुई आगे बढ़ती है, जिसे अरब सागर की शाखा कहते हैं। और दूसरी? और दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़ती है, जिसे बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। ये दोनों शाखाएं मिलकर लगभग पूरे भारत को कवर करती हैं। ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा की तरह लग रहा है, जहां हर साज सही समय पर बज रहा है। लेकिन क्या होता है जब इस ऑर्केस्ट्रा का कोई साजंदा बेसुरा हो जाए? मैंने सुना है कि कभी-कभी ये पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। प्रशांत महासागर में होने वाले अल नीनो का इससे क्या कनेक्शन है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। अल नीनो और ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन ये हमारे मॉनसून के ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करने वाले कंडक्टर की तरह हैं। कंडक्टर की तरह? हाँ, आसान भाषा में कहें तो अल नीनो भारतीय मॉनसून का दुश्मन है। दुश्मन? मतलब ये क्या करता है? याद है हमने हिंद महासागर में बनने वाले हाई प्रेशर की बात की थी, जो मॉनसून को पुश करता है। हाँ बिल्कुल, अल नीनो उस हाई प्रेशर को कमजोर कर देता है। जब पुश ही कमजोर हो जाता है तो मानसूनी हवाएं भी कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे भारत में बारिश कम होती है और सूखे की स्थिति बन सकती है। और ला नीना इसका उल्टा होगा फिर? हाँ, ला नीना मानसून का दोस्त है। ये उस हाई प्रेशर को और मजबूत कर देता है, जिससे मानसून और शक्तिशाली हो जाता है और भारत में सामान्य से अच्छी और भरपूर बारिश होती है। और जैसे ये मानसून आता है, वैसे ही इसकी वापसी भी होती होगी? बिल्कुल। सितंबर के अंत तक जब सूरज वापस दक्षिण की ओर जाने लगता है, तो भारत की जमीन ठंडी होने लगती है। मतलब लो प्रेशर का वैक्यूम क्लीनर बंद होने लगता है? हाँ, तिब्बत का इंजन ठंडा पड़ जाता है और पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। हवाएं जमीन से समंदर की ओर बहने लगती हैं। इसी को मानसून का लौटना या निवर्तन कहते हैं। और इस लौटते हुए मानसून की कोई खास बात है? हाँ, इसकी एक बहुत ही अनूठी खासियत है। जब ये मानसून बंगाल की खाड़ी के ऊपर से लौटता है, तो ये वहां से नमी उठा लेता है और भारत के पूर्वी तट, खासकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वहां बारिश करता है? हाँ, सर्दियों में यानी अक्टूबर-नवंबर में भारी बारिश करता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जहां मुख्य बारिश सर्दियों में होती है, मानसून के लौटते समय। अच्छा, ये मानसून को एक तरह का पार्टिंग गिफ्ट है। तो ये थी उन अदृश्य शक्तियों की कहानी जो हर साल भारत में जीवन देने वाली बारिश लेकर आती हैं। ITZ का खिसकना, तिब्बत का गर्म होना और जेट स्ट्रीम का रास्ता बदलना, ये किसी जुए से कहीं ज्यादा एक जटिल और अद्भुत वैज्ञानिक नृत्य की तरह है। बिल्कुल सही कहा। और हमने ये तो समझ लिया कि ये व्यवस्था कैसे काम करती है, लेकिन ये सोचना भी उतना ही जरूरी है कि जब ये व्यवस्था थोड़ी भी गड़बड़ होती है, जैसे अल नीनो के असर से, तो इसका प्रभाव सिर्फ मौसम के पैटर्न पर नहीं, बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था, खेती और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा पड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति के इन विशाल चक्रों से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। और मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। हमने ये समझा कि मानसून एक एकीकृत व्यवस्था है, एक ही इंजन है जो पूरे देश के लिए काम करता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि भारत में बारिश का बंटवारा इतना असमान है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। क्यों एक ही मानसून चिरापुंजी और मौसिन राम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश करता है और उसी देश में थार का रेगिस्तान भी बना रहता है? क्यों कुछ इलाकों में हर साल बाढ़ आती है और कुछ हमेशा पानी के लिए तरसते रह जाते हैं?